दोस्तों अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर हो तो ये आपके साथ जरूर हुआ होगा। जैसे आपको बॉस ने एक काम दे दिया, वो काम आपने फिनिश नहीं किया और उतने में ही बॉस दूसरा काम आपके पास लेके आया और वो बोल रहे कि भाई ये भी करके दो। तो आप बोलोगे यार पहला ही काम नहीं फिनिश हुआ, अब दूसरा भी करूं। लेकिन पहला काम फिनिश हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेशन की मदद से बहुत जल्दी। जी हाँ, मैन्युअल वर्क करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा ही, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो भाई आपका काम घंटों में नहीं, मिनटों में, और मिनटों में नहीं सेकंड्स में भी हो जाएगा अगर आप ऑटोमेशन करोगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेशन करने के लिए भाई कुछ सीखना पड़ेगा, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको 1992 में ही दिया है ये वरदान। जी हाँ, एक प्रकार का वरदान है जहां पे आप अपने एक्सेल में आपके काम को ऑटोमेट कर सकते हो और आराम से चाय पीते बैठ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे ये VBA कोडिंग क्या होता है यार, हमें कोडिंग मतलब नहीं सीख सकते, हम तो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, हम नॉन IT से हैं। मैं आपको बताऊं नॉन IT से तो भी आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, ये कोडिंग सीखते हैं। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल कोड रहते हैं, आपको एक्सेल में टाइप करना है और उसकी मदद से आप अपना काम ऑटोमेट करोगे। लेकिन सीखे कहां से, ये सवाल जरूर है। तो इसीलिए ये एक VBA की सीरीज हमारे साथ है, हमारे एक्सेल VBA एक्सपर्ट रामजीवन शर्मा, वो आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं इस चैनल पे, जो कि है RJ शर्मा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है रामजीवन शर्मा सर का। तो भाई इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या क्या कवर होने वाला है वो मैं बताने वाला हूं। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो, वैसे इंट्रोडक्शन में पहले तो हम बताएंगे कि VBA कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, लेकिन इस सीरीज में आपको क्या सीखने मिलेगा ये आपको हमारे VBA एक्सपर्ट ही बताएंगे। RJ शर्मा सर बताइए। तो जैसा कि सर आपने बोला कि लोग अक्सर मैनुअल वर्क करते हैं तो उन्हें अपने टास्क को ऑटोमेट करना चाहिए। राइट। इसके लिए VBA सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी जब इनिशियली नया जॉब पे लगा तो मैं भी क्या कर रहा था, जैसा सर ने बताया कि बॉस आके मुझे काम दिया जा रहा है और वो मैं काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे दो चीजें होती है, देखिए आपका काम तो पेंडिंग रहता है, दूसरा आपका एक इंप्रेशन नहीं क्रिएट होता बॉस के साथ। तो मैंने क्या किया, मुझे एक कलीग ने रेफर किया कि आप VBA सीखिए, आप इस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। तो मैंने VBA को सीखा और मैं उस टास्क को ऑटोमेट करने लगा। तो वहाँ से मुझे दो फायदे हुए। एक फायदा हुआ कि जो मेरा घंटों का काम था वो मेरा मिनटों में होने लगा, और सेकंड मेरे एरर्स रिड्यूस हो गए। अब एरर रिड्यूस हो गया तो उसका डेफिनेटली एक इंप्रेशन क्रिएट होता है बॉस के सामने, तो क्या करता है आपको करियर में ग्रोथ करने के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने वहां से VBA सीखा, और ये VBA सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊँ जहाँ पे जो जो चीज मैंने अभी तक एक्सपीरियंस से सीखी है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे जो रामजीवन शर्मा जी उनके एक्सपीरियंस बेसिस पे सिखाने वाले, मतलब प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम होते हैं जिसके ऊपर ऑटोमेशन करना चाहिए वो आपको सर सिखाने वाले। तो हमें क्या क्या टॉपिक इसमें सीखने मिलेंगे? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, VBA को पूरा A से Z तक देखेंगे कि VBA को कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स हो तो सारे कवर करेंगे। और साथ में देखेंगे हम अलग अलग मैक्रोस कैसे क्रिएट करेंगे। मैक्रो क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे डेटा एंट्री करना हो, डेटा रिपोर्ट क्रिएशन करना हो, अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हो मैनुअली या फिर सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे हो, उसे आप एक क्लिक से बल्क में क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्सेल में बैठे बैठे एक क्लिक से बल्क में लोगों को मेल भेजना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज मैंने और ऐड की है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी जो AI है, AI की मदद से हम VBA को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जैक्टली इस सीरीज में AI का भी इंटीग्रेशन होने वाला है। मतलब देखिए आसान हिंदी भाषा में VBA कोडिंग सीखना है तो इस सीरीज से सीख सकते हैं, आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप हम आगे जाने वाले हैं। जरूरी नहीं कि भाई आपको मैं पूरा एडवांस या हम आपको पूरा एडवांस बताएं। RJ सर ने पहले एक डिजाइन किया है कि भाई आपको सिस्टमेटिक पहला कोड कैसे लिखते हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद दूसरा कोड, उसके बाद तीसरा कोड, और उसके बाद AI की मदद लेके भी हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। खुद का एक्सेल में फॉर्मूला कैसे बनाना है, आपके इनवाइसेस ऑटोमेट कैसे होंगे, आपके सैलरी स्लिप ऑटोमेट कैसे होंगे, यहाँ तक ईमेल भी ऑटोमेट कैसे होगा, ऑटोमेटिक ईमेल सेंड कैसे होगा, और ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट आपको सीखने मिलेंगे जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट उन्होंने खुद करे हैं और जो आपके साथ शेयर होने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप एक VBA इंथुजियास्टिक हो, ऑटोमेशन इंथुजियास्टिक हो, आप चाहते कि यार कुछ मैं ऐसा सीखूं जिससे मुझे लोग सीनियर कहे अपने ऑफिस में, तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, ऑटोमेट करके दे सकते हैं लोगों को। सबका टाइम बचने वाला है और सबका टाइम बचाने के लिए आगे है RJ शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं इस VBA जर्नी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VBA का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन शुरू करने के पहले एक और चीज़, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत मेहनत ली इस सीरीज को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर, और RJ शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनका नया चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे और भी कंटेंट मिलेंगे VBA सीरीज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, हम VBA की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और VBA की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक PPT प्रेजेंटेशन के जरिए समझाना चाहूंगा कि VBA एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज VBA, VBA क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो VBA है
इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और ये एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि क्या करता है, जो टास्क होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर उसे उन्हें क्या करता है, ये ऑटोमेट कर देता है। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन है, लाइक एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सभी के साथ काम करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इन सॉफ्टवेयर के अंदर, इन एप्लीकेशन के अंदर VBA का यूज करके उसे यूज कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि VBA जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले ये MS वर्ड में सपोर्ट करता है, देन ये MS एक्सेल में भी सपोर्ट करता है, ये MS एक्सेस में भी सपोर्ट करता है, और साथ ही ये पावर पॉइंट में सपोर्ट करता है, और इसके अलावा ये आउटलुक में भी सपोर्ट करता है। बट जो मैक्सिमम VBA यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है MS एक्सेल और MS एक्सेस के लिए। और हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम यूज करने वाले हैं एक्सेल। तो एक्सेल में VBA का यूज कैसे करना है हम ये सीखने वाले हैं। अब चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो VBA वर्क लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो VBA क्या करता है, बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 3 पर्सन है। ओके, तो ये पर्सन जो है लेडी, यहाँ पे ये हिंदी स्पीकिंग है, इसे सिर्फ हिंदी आती है। ओके, और जो बीच वाला पर्सन है, जो मिडल मैन है, इसको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक अंग्रेज है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है। अब जो हिंदी स्पीकिंग पर्सन है वो इंग्लिश स्पीकिंग वाले से कुछ कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल वो उससे पूछ रही है कि आप कैसे हो, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको हिंदी आती नहीं, तो वो हो गई कंफ्यूज, अरे इसने मुझसे क्या पूछ लिया, व्हाट्स इज आस्किंग मी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मिडल मैन आता है बीच में, जो हमारा ट्रांसलेटर है वो आता है और वो उसे एक्सप्लेन करता है। शी इज आस्किंग हाउ आर यू, वो आपसे पूछ रही है कि आप कैसे हो। तो फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग उसको समझ में आता है ये जो पर्सन है उनसे क्या कहना चाह रही है। तो ये क्या बोलती है, ओह आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो इसी तरीके से VBA भी काम करता है। आपने देखा जिस तरीके से ये जो ट्रांसलेटर बीच में क्या करता है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश स्पीकिंग को बताता है, और जब इंग्लिश पर्सन उससे कम्युनिकेट करके इंग्लिश में क्या करेगा, इंग्लिश को हिंदी में इससे समझाएगा। सेम उसी तरह से हमारा VBA भी काम करता है। हम क्या करते हैं, VBA कोड को इंग्लिश में नोट डाउन करते हैं, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, उसे लिखते हैं। हम उसे कहाँ लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं VBA एडिटर में। और जब हम VBA एडिटर में कोड लिख के उसे कमांड देते हैं तो वो जाता है कहाँ पे, हमारे कंप्यूटर में जाता है, हमारे सिस्टम में जाता है, जो उसे क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। VBA एडिटर को हमने कोड लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये उसे क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को शेयर करता है। अगर आपको नहीं मालूम तो जो मशीन की लैंग्वेज है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, ये 0 1 1 1 1 0 इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हाई बोल रहा हूं तो वहां पे क्या होगा, 1 0 आ जाएगा, और जैसे हेलो बोलूंगा तो 1 0 0 1 हो जाएगा, या फिर 0 0 1 होगा। इस तरीके से क्या करता है, वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। अब हमारा VBA एडिटर भी क्या करता है, जो कोड हमने उसे लिखा है उसे क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो मशीन क्या है, उसे परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करता है, उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करता है, और क्या करता है, वहां पे जो भी उसका आउटपुट वो क्या करेगा, VBA एडिटर में वापस शेयर करेगा। VBA एडिटर क्या करेगा, जो बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू उसको डेटा कलेक्ट हुआ है उसे क्या करेगा, वो इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करके शो करेगा हमारे सिस्टम पे। तो बेसिकली VBA भी एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो जो भी कोड हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसे क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसे देगा, हमारे सिस्टम को देता है, और सिस्टम क्या करता है, उसे वापस जो आउटपुट है वो बाइनरी लैंग्वेज में हमारे VBA एडिटर को देगा, और VBA एडिटर क्या करेगा, हमें वापस शो करता है। तो VBA इसी तरीके से काम करता है। सो गाइस चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल में डेवलपर टैब को ऑन करके VBA को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रन कमांड को ओपन कर रहा हूँ। विंडोज R प्रेस की मैंने कीबोर्ड से, एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक्सेल टाइप करूंगा, जो कि रन कमांड एक्सेल की, और एंटर प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा कि जो एक्सेल का एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा मेरे सिस्टम पे। मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मैं कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू वर्कबुक को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए मुझे VBA को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना होगा, उसे ऑन करना होगा। तो डेवलपर टैब को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी ये जो हमारा मेनू ऑप्शन है यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा कस्टमाइज द रिबन। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, रिबन को कस्टमाइज करने के लिए हमारे सामने पूरा ऑप्शन आ जाता है। ओके, और यहीं पे देखिए आपको मेन टैब के अंदर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा डेवलपर्स। ओके, यहाँ पे जो डेवलपर का ऑप्शन है इसे देखिए अनचेक है, तो आपको क्या करना होगा, इसे चेक करना होगा। जैसे आप इसे चेक करेंगे जो डेवलपर टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक एक्स्ट्रा मेनू देखने मिल रहा होगा डेवलपर का। ओके, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, VBA को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा
तो देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कोड का ग्रुप ऑफ कमांड है, देन एडिन्स के लिए है, देन कंट्रोल्स के लिए है, और यहाँ पे देखिए XML के लिए है। तो वीबीओ को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक कर सकते हैं। और देखिए आपको नीचे एक शॉर्टकट की भी देखने मिल रही होगी, Alt+F11। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वीबीओ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाजू में देखिए मैक्रो का ऑप्शन है। अगर मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप मैक्रो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ से, और कितने मैक्रो है आप उनकी लिस्ट वगैरह को भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, रिलेटिव रेफरेंस है। ये सारी चीजें हम आगे जाके धीरे धीरे समझेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की है Alt+F11। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वीबीओ को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब डेवलपर टैब को ऑन करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले, कोडिंग करने वाले। तो एक तरह से हम क्या हो गए, एक तरह से हम डेवलपर हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपर टैब को ऑन करना जरूरी है, तो ही आप क्या कर पाओगे, एज ए डेवलपर कोड वगैरह लिख पाओगे आपके एक्सेल के अंदर। तो हमने यहाँ पे पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया, डेवलपर टैब को ओपन कर लिया। अब चलिए हम क्या करते हैं, वीबीओ एडिटर को देख लेते हैं। तो वीबीओ एडिटर को देखने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, या फिर Alt+F11 प्रेस कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, Alt+F11 प्रेस कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड से। अब जैसे ही Alt+F11 प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने इस तरह का एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। इसे कहते हैं वीबीओ एडिटर, यानी विजुअल बेसिक एडिटर कहते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हो, कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको टाइटल बार देखने मिल रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन बुक 1। तो बुक 1 जो आपकी वर्कबुक है, उसी का नाम यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो अभी हमने क्या किया था, न्यू ब्लैंक वर्कबुक लिखी थी, इसके लिए उसका नाम क्या आ रहा था, बुक 1 आ रहा है। सेम चीज आपको यहाँ पे टाइटल बार में देखने मिल रहा होगा। देन उसके नीचे आपको देखिए मेनू बार देखने मिल रहा होगा। यहाँ पे मेनू, जितने भी मेनू के ऑप्शन है सारे आपको देखने मिल रहे होंगे। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह, ये सारे ऑप्शन हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें जो जरूरी है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके नीचे यहाँ पे देखिए आपको टूल देखने मिलते हैं। तो कुछ ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रेगुलर यूज होने वाले जो ऑप्शन है, उन्हें टूल्स के जरिए यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाते हैं। देन उसके नीचे देखिए आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर देखने मिलता है। ये जो एरिया है इसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोला जाता है। आपके केस में अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को क्लोज कर दिया है। अगर आपके भी केस में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो मेनू का ऑप्शन है, मेनू का ऑप्शन पे जाइए यहाँ पे, और इस पर सिंपली क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। Ctrl+R से भी आप क्या कर सकते हो, इसे ऑन कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे ये आ गया। आपके केस में अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, कहीं पे दूसरी जगह आ रहा है, कुछ उसका फॉर्मेट अलग आ रहा है, इसी तरीके से आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो टाइटल बार है इसका, इस पर क्लिक कीजिए और उसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोने में लेके आइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टिक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर्सर रख के इसको ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वीबीओ के अंदर, जितने भी मैक्रो क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, जो हमारी वर्कबुक है उसका नाम आ रहा है बुक 1। ओके, तो ये हमने अभी एक एक्सेल फाइल में ओपन की है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल एक्सेल फाइल ओपन करके रखते हो, मल्टीपल वर्कबुक ओपन करके रखी है आपने, तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेल में जा रहा हूँ, फाइल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाके एक ये फाइल एक ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने एक दूसरी वर्कबुक ओपन की है। इसके नीचे देखिए मेरे पास 3 शीट है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। ये क्या है, मेरी शीट्स है, 3 अलग अलग शीट्स है। अब अगर मैं वीबीओ में जाऊं तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे अल्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इजीली स्विच हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए वीबीओ के एनवायरनमेंट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बुक 1 जो हमारी पहली वर्कबुक थी, जहाँ पे मैंने डेवलपर टैब ऑन किया, जहाँ से मैंने वीबीओ को एक्सेस किया, ये वो है। उसमें सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम शीट 1 है। अब देखिए मैंने दूसरी वर्कबुक ओपन की जिसका नाम क्या है, आरजे शर्मा डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो जितनी शीट ओपन है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको जहाँ पे भी कोडिंग करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक 1 में करना है तो मैं बुक 1 में ही काम करूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनिशियल फेज पे हो और लर्निंग फेज पे हो तो आप क्या कीजिए, एक ही एक्सेल फाइल को एट द टाइम ओपन कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसी एक वर्कबुक में काम करना था, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे वर्कबुक में कोड लिख दिया। बाद में आप कोड रन कर रहे हो, चल ही नहीं रहा है। वो चल रहा है लेकिन वो दूसरे वर्कबुक में चल रहा है, आपने जो क्रिएट किया वर्कबुक उसमें वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो वर्कबुक मैंने ओपन किया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्लोज कर रहा हूँ। ओके, इसे मैंने क्लोज कर दिया। ये मेरी ब्लैंक वर्कबुक है, ओपन है। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं आ गया वापस। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या है, ये वर्कबुक हो गई। ओके, अब यहाँ पे चलिए कुछ टूल बार्स को देख लेते हैं। मेरे केस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 अलग अलग टूल बार देखने मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही टूल बार है, इसे स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। और अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक और टूल बार देखने मिला होगा, इसे डीबग टूल बार कहते हैं। ओके, डीबग यानी जब आप कोड लिख रहे हो तो कोड में आपको कुछ चीजें चेक करनी है, कुछ चीजें में ब्रेक पॉइंट लगाना है, रन करना है,
तो कैसे करना है वो सारी चीज़ आप इस टूल बार से भी एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसके जरिए भी उसे परफॉर्म कर सकते हो। तो इन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, इन्हें हटाना कैसा है, ये चलिए ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके आगे आपको 3 डॉट दिखेगा, हर एक टूल बार के आगे आपको 3 डॉट दिखेगा, ये दिख रहा है आपको 3 डॉट। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पर क्लिक करके इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। इसे क्लिक करके मैं इस तरीके से नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, इसे ऊपर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आपको जहाँ पे इसे एडजस्ट करना है आप वहाँ पे उसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, इन्हें डीएक्टिवेट कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको नीचे जाएंगे तो वहाँ पे देखिए आपको एक टूल बार करके ऑप्शन दिखेगा, टूल बार्स। और यहाँ पे देखिए मैंने डीबग एंड स्टैंडर्ड टूल बार पहले से एक्टिवेट करके रखे हुए इसलिए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको कोई हटाना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो वहाँ से हट जाएगा। बट मुझे यहाँ पे दोनों की रिक्वायरमेंट लगने वाली है तो मैंने यहाँ पे दोनों को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। ओके, मैं इस तरह से क्लिक करके थोड़ा आगे भी ले सकता हूँ। ओके, मैं इसे इस तरह आगे लेके आ गया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे टूल बार्स को देख लिया। अब चलिए मॉड्यूल को कैसे इंसर्ट करते हैं उसे देखते हैं। तो मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, और मॉड्यूल क्यों इंसर्ट करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। ओके, जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए इंसर्ट आपको देखने मिल रहा है, इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मॉड्यूल का। उसके ऊपर देखिए आपको क्या मिलेगा, यूजर फॉर्म। उसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, क्लास मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉड्यूल लेना है। अब इंसर्ट की जगह हम यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड टूल बार में जाए तो जो दूसरा ऑप्शन है देखिए इंसर्ट यूजर फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको मॉड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सेम ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिलता है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे टूल के जरिए भी मिलता है। तो कुछ फीचर्स जो हमें क्विकली एक्सेस करने हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टूल बार को एक्टिवेट करके रखना जरूरी होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मॉड्यूल इंसर्ट करना है मुझे। मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हैं। ये देखिए ये बुक 1 था, बुक के अंदर शीट्स थी मेरी और ये वर्क बुक था, और यहाँ पे मैंने मॉड्यूल ऐड किया। मॉड्यूल क्यों ऐड करते हैं, मॉड्यूल को हम ऐड इसलिए करते हैं ताकि उसमें हम कोड वगैरह लिख सके। तो मैक्रो में हम 2 टाइप के कोड्स लिख सकते हैं, एक होता है सब प्रोसीजर और एक होता है फंक्शंस। फंक्शंस आपको मालूम होगा जो फंक्शन हम यूज करते हैं एक्सेल में, जैसे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप होगा, ये सारे क्या है, इनबिल्ड फंक्शंस है एक्सेल के अंदर। ओके, ये सारे इनबिल्ड फंक्शंस बोलिए आप या फॉर्मूला बोलिए, वो एक्सेल में पहले से अवेलेबल है, समवेयर इट इज रिटन इन द एक्सेल सो वी कैन एक्सेस दैट। ओके, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खुद का एक कस्टम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सब प्रोसीजर बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम सेट ऑफ कोड लिखते हैं जिसे मैक्रो भी कहा जाता है। उस कोड को हम क्या करते हैं, एट ए वन टाइम रन करते हैं। ओके, अब जैसे मैंने कोई कोड लिखा, मुझे टास्क परफॉर्म करना है, मैं क्या करूंगा, उस कोड को रन करूंगा। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल में 2 टाइप के कोड लिखते हैं। तो 80 to 90% जो कोड होते हैं वो मॉड्यूल में ही लिखा जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ शीट में भी कोड्स वगैरह लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो शीट है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्कबुक है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोड वगैरह लिख सकते हैं। ये कोड हमें कब लिखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये कैसा होता है कि बेसिकली मुझे शीट में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना है, ये एक पर्टिकुलर शीट में मुझे कुछ कोड अप्लाई करना है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उस कोड को लिख सकता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मॉड्यूल में ही सारे कोड्स लिखते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉड्यूल को पहले से ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉन्ट इस तरीके का। अगर आपको फॉन्ट को कम ज्यादा करना है, फॉन्ट को साइज को कम ज्यादा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, टूल में जाइए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे टूल्स में जाइए, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाएंगे तो हमारे सामने देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है एडिटर फॉर्मेट, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी फॉन्ट वगैरह है यहाँ पे जो भी हम टाइप करने वाले हैं कोड का, उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 14 है, मैं इसे 16 कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं फॉन्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको जो कोड अच्छा लग रहा है आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, कुरियर न्यू वेस्टर्न मैं इसे ही रहने देता हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब ये थोड़ा कुछ बड़े में हाईलाइट होगा। तो चलिए अब हमारा पहला कोड लिखते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें। तो किसी भी कोड को मॉड्यूल में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब लिखना है, देन उसके बाद हमें उस मैक्रो का नेम असाइन करना होगा। तो जो कोड लिख रहे हैं हम, किस प्रोजेक्ट के लिए लिख रहे हैं, उसका नेम असाइन करना होगा। अब जैसे ये मेरा फर्स्ट कोड है तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट मैक्रो। ओके, अब यहाँ पे जो नेम मैक्रो का असाइन कर रहे हैं हम, जो मैक्रो का नेम लिख रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन ऐसी है कि आप इसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, कोई भी कोड आप सोचे कि मैं नंबर से 1 2 3 से स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट ही नहीं होगा। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने फर्स्ट मैक्रो लिखा, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद में आगे जाके उसके आगे नंबर वगैरह ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आप बोलिए नंबर्स पहले लिख के फिर मैं टेक्स्ट लिखूं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी कोड लिखना है आपको टेक्स्ट में ही लिखना है। ओके, और एक चीज, आप यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। अगर मैं ऐसे स्पेस देता हूँ तो जब मैं कोड रन करने जाऊंगा तो मुझे एरर देगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं दे सकता। आप इस तरीके से लिख सकते हो फर्स्ट मैक्रो, या फिर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना, सिर्फ अंडरस्कोर ही आप यूज कर सकते हो नेम के साथ।
ओके, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेस वगैरह यूज नहीं कर सकते और स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज नहीं कर सकते। ओके, देन यहाँ पे मैंने मैक्रो का नेम असाइन कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है। ओके, और सिंपली एंटर प्रेस करना है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप देखिए यहाँ पे एंड सब देखने मिल जाएगा। तो मतलब आपका जो नेम है प्रॉपर असाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 2 लिखता हूँ और मैं फिर से करता हूँ, देखिए मुझे एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे एरर आ गया, कंपाइल एरर आ गया, आइडेंटिफायर तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि आपने नेम क्या असाइन किया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो नंबर्स है उसको पहले असाइन नहीं करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट मैक्रो लिखेंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि जब मैं कोई कोड वगैरह लिखूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या चल रहा है एक्चुअली। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज सिलेक्शन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी एक्सेल फाइल है बाजू में और यहाँ पे मेरा कोड है। ओके, अब जो कोड हम लिखते हैं वीबी के अंदर, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। बस जो इफ कंडीशन वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ केस सेंसिटिव वगैरह होते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो कोड वगैरह हम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हैं और आपका कोड प्रॉपर है, तो क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिक क्या करता है, उसे फर्स्ट जो लेटर होगा उसे कैपिटलाइज कर देगा, बाकी क्या करेगा, स्मॉल ही रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे रेंज टाइप कर रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कोई भी सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर रेंज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक शीट पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो शीट एक्टिव है उसमें जाके ये जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। अब देखिए इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक आर को क्या कर दिया, देखिए कैपिटल कर दिया। मैंने स्मॉल रखा था, ऑटोमेटिक क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद उसे आइडेंटिफाई कर देता है। अब यहाँ पे मैंने रेंज लिया, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आपको देखिए नीचे सिंटेक्स देखने मिल रहे हैं, सजेशंस मिल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम कोई फॉर्मूला वगैरह राइट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल 1 आ रहा है, सेल 2 आ रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेल मुझे सेलेक्ट करना है वो देना। यहाँ पे मैंने देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला है। आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे 2 बार डाल देंगे, बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा तो मैंने डाला था। नहीं, इस तरह से नहीं डालना आपको। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आता है उसे डालना। अब यहाँ पे आपको कोई सेल सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, ए कॉलम की तीसरी जो रो है उसे सेलेक्ट करो, यानी A3 सेल को सेलेक्ट करना है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंज का ये दे दिया, एड्रेस दे दिया। यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है। जैसे मैं पॉइंट डालूंगा, देखिए मेरे पास सजेशंस आ गए। तो आप जब कोई कोड लिख रहे हो और आपको इस तरह के सजेशंस आ रहे हैं, तो मतलब आपका कोड क्या है, प्रॉपर चल रहा है, वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसके देखिए ये रेंज मैंने सेलेक्ट किया A3। अब यहाँ पे देखिए मैंने रेंज डाला A3। तो A3 रेंज में हम क्या क्या कर सकते हो, सारी चीजें देखिए यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है। और ये सारे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आते हैं। तो जितने भी इसमें कमांड है सारे क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ रहे हैं। अब देखिए ऊपर जाएंगे, एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिव करना है, उसमें कमेंट ऐड करना है, सारी चीजें हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप नीचे स्क्रॉल करके भी आपका जो कमांड उसे ढूंढ सकते हो, फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एस टाइप किया, देखिए एस के सेक्शन में चला गया हो। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट आ गया। टाइप प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से, जैसे ही आपको टाइप प्रेस करेंगे देखिए वो हो गया। एंटर कीजिए, सारी चीजें देख रहे हैं कैसे हो गई प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, सी कॉलम में, राइट। अब मैं इसे रन करूंगा। रन करने के लिए आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से, F5। या फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, रन। यहाँ पे देखिए आपको रन देखने मिल रहा होगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो भी देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, रन सब। ओके, या फिर यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड टूल बार लिया, यहाँ पे भी देखिए आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, रन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, वो काफी इजी हो जाता है कोड को रन करने। अब यहाँ पे मेरा कर्सर जो है देखिए सी पे सिलेक्टेड है। ओके, सी कॉलम पे, C3 पे, ये जाएगा कहाँ पे, A3 पे जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और F5 प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा कोड प्रॉपर हुआ और देखिए ये कर्सर कहाँ पे चला गया, A3 पे चला गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं A3 की जगह यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज A6 कर देता हूँ। ओके, A6। अब देखिए मैं इसे रन करूंगा, F5, A6 पे चला गया। ओके, अगर मैं इसे वापस रन करूंगा कर्सर कहीं पे भी रख के, तो क्या होगा, ये पहले A3 पे जाएगा, फिर A6 पे जाएगा। कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं। F5 कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट A6 पे जा रहा है। तो मतलब ये कोड रन हो रहा है। लेकिन ये कोड रन हो रहा है क्या, जी हाँ, वो कोड रन हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहुत ही क्विकली परफॉर्म कर रहा है टास्क को, इसलिए हमें वो देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर लाइन का कोड प्रॉपर वर्क हो रहा है क्या, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिबग करना पड़ेगा। ओके, F5 से क्या हो रहा है, पूरे मैक्रो का एक साथ रन कर रहा है। लेकिन जब हम F8 को प्रेस करेंगे, वो क्या करेगा, एक एक लाइन का कोड रन करके आपको दिखाएगा कि क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमने टूल बार ऐड किया था यहाँ पे जो डिबगिंग का, उसी में देखिए आपको यहाँ पे एक बटन देखने मिलेगा, स्टेप इनटू का, ये दिख रहा है स्टेप इनटू का बटन। आप क्या कर सकते हो, इससे भी रन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली F8 को प्रेस करते रहिए, वो कोड को रन करते रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, F8 को प्रेस कर रहा हूँ। ओके, F8 प्रेस किया, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले वो नेम पे गया। ओके, नेम प्रॉपर है मैक्रो का, उसको रन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो येलो हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये कोड रन होने वाला है अभी।
तो बता रहा है कि अगर आप F8 प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये कोड रन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F8 प्रेस कर रहा हूँ, कोड रन हो गया। कहाँ पे गया, वो A3 पे गया, मतलब वहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। अब इसे मैं क्या करूँगा, वापस F8 को प्लेस करूँ, A6 पे चला गया, राइट। और यहाँ पे देखिए एंड सब पे आ गया, यानी यह क्या हो रहा है, मैक्रो यहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट्स इट। यानी जो हमारा कोड है वो प्रॉपर चल रहा है। अभी हमने क्या देखा, सिलेक्शन देखा कि हम कैसे किसी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे कैसे हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, किसी हम पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करके उसके अंदर का रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर का पूरा सेल्स वगैरह कैसे सेलेक्ट करना, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जो A3 मैंने सेलेक्ट किया उसमें कुछ वैल्यू चली जाए। ओके, मेरे पास एक टास्क है कि ये पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे कोई वैल्यू डाल दीजिए। हमने क्या किया, पहले रेंज सेलेक्ट करना सीख गए, छोटू सा कोड था, कैसे सेलेक्ट करना है, सिंपली रेंज टाइप करना है, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या करना है, सेल का रेफरेंस देना है, जो सेल है उसका एड्रेस देना है, और क्या डॉट सेलेक्ट। डॉट सेलेक्ट पे हमने देखा कि जैसे आप डॉट करोगे तो क्या होगा, उसके ढेर सारे जो कमांड्स है वो सारे आपके सामने ओपन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट, अब ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन। अभी सेलेक्टेड क्या है, A3 सेलेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन जो सेलेक्टेड है उसमें क्या करना है, डॉट। यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है सिलेक्शन डॉट वैल्यू, ये मैंने किस में क्या किया है, स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है। बट मेरा जो कोड मैं राइट कर रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, अभी बता। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू डाला, अब इसके अंदर आगे मैं डाल रहा हूँ 10। तो यहाँ पे मैंने कोड क्या लिखा है कि A3 को सेलेक्ट करना है, और जो उसमें सिलेक्शन है उसमें वैल्यू को क्या डालना है, 10 डालना है, तो उसमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब देखिए जब आप किसी कोड को लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपने लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाना चाहिए उसका, यानी जो यहाँ का सिलेक्शन का S है और वैल्यू का V है वो क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया, प्रॉपर हो गया, मतलब हमारा कोड चल रहा है। मैं वापस F8 करता हूँ, डीबगिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, F8 रन किया मैंने, A3 सेलेक्ट किया उसने। अब ये क्या करेगा कि ये कोड सेलेक्ट करेगा कि जो हमने सिलेक्शन किया वहां पे क्या करेगा, 10 एंटर करेगा सिलेक्शन। देखिए उसने क्या किया, 10 वैल्यू को एंटर कर दिया A3 के अंदर। अब वो क्या करेगा, वो करेगा अभी A6 को सेलेक्ट करेगा, देखिए A6 में गया। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, A6 में भी कुछ वैल्यू डालना है, तो मैं इसे ही कॉपी करूंगा, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। आपने कोड टाइप कर दिया, उसको ही कॉपी करके उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो बट आपको ध्यान देना है कि आप जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो बड़े बड़े कोड्स को, तो वहाँ पे आप चेंजेस अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ। ओके, अब मैं F5 करूंगा तो देखिए क्या होगा, F5 यहाँ पे पहले उसने 10 डाला, यहाँ पे क्या किया उसने 20 डाला। अगर मैं दोनों को डिलीट करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कोड को रन करूंगा F5, क्या होगा, देखिए वो रन हो रहा है। तो आप जितनी बार इसको रन करोगे उतनी बार क्या होगा, ये रन होगा और वहां पे वैल्यू को इंसर्ट करेगा। सो गाइज अब हमने यहाँ पे कोड तो लिख लिया, हमारा मैक्रो क्रिएट कर लिया, अब हमें फाइल को सेव करना है, राइट। तो अगर ये फाइल को मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं नॉर्मल एक्सेल सेव करता हूँ, तो ये का कोड रन होगा, जी नहीं, वो कोड रन नहीं होगा। तो अगर आपने कोई मैक्रो क्रिएट किया है VBA के अंदर और आप चाहते हो कि वो कोड इसमें रहे और जब वो फाइल को आप एक्सेस करें वो कोड रन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइल को अलग तरीके से सेव करना होगा। यहाँ पे जो VBA है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ओके, कोड मेरा सेव है ऑलरेडी, बट एक्सेल फाइल में कोड सेव होने के लिए मुझे उसे एज ए मैक्रो एनेबल्ड फाइल सेव करना होगा। उसे सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव एज पे जाऊंगा। सेव एज के लिए मैं सिंपली शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, एक्सेल की F12, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे मैंने F12 प्रेस किया, यहाँ पे देखिए मेरे सामने फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्सेल में सेव हो रहा है, एक्सेल वर्कबुक, लेकिन मुझे इसमें किस पे सेव करना है, यहाँ पे देखिए जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, हमें इसमें सेव करना होगा इसे। ओके, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब मैं जब इस फाइल को सेव करके ओपन करूंगा तो क्या होगा, हमारा कोड रन होगा। मैं इसे हमारा डाल देता हूँ फर्स्ट नेम फर्स्ट मैक्रो, ये हमारा फर्स्ट मैक्रो है, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+N, इससे क्या होगा, एक नया फोल्डर क्रिएट होगा, RJ शर्मा VBA, ओपन किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल एनेबल फाइल करके इसे सेव कर रहा हूँ, सेव। अब ये क्या होगा, मैक्रो एनेबल सेव हो गया। अब इसे मैं क्लोज करके वापस ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको, ये क्या मैक्रो एनेबल्ड है। और इसे मैं ओपन करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, वो वर्क करेगा। अब देखिए लेकिन मैंने फाइल को जब ओपन किया तो मुझे यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, एनेबल कंटेंट। तो ये क्या बता रहा है कि आपके एक्सेल में मैक्रो लिखा गया है, लेकिन जो आपकी एक्सेल फाइल की सेटिंग है उसमें मैक्रोज डिसेबल्ड है। तो मुझे यहाँ पे मैनुअली एनेबल करने बोल रहा है कि एनेबल कंटेंट। तो अगर आपके भी केस में ऐसा आ रहा है तो आपको वहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। छोटी सी सेटिंग क्या है, आपको ट्रस्ट सेंटर में जाके मैक्रो को अनेबल करना होगा। उसे कैसे करना है,
आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाएंगे तो आपको देखिए नीचे ऑप्शंस आएगा आपके मैं यहाँ पे 365 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है। आपके केस में अलग से तरीके से ऑप्शन दिखेगा, बट आपको ऑप्शन में ही जाना है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस में आ गया। नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको ट्रस्ट सेंटर सेटिंग देखने मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैक्रो सेटिंग देखने मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मैक्रो सेटिंग देखने मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैक्रो सेटिंग दिख रही है आपको ऊपर, ये मैक्रो सेटिंग है। यहाँ पे देखिए डिसेबल्ड है सब। आपको क्या करना होगा, इसे एनेबल करना होगा। आप इसे एनेबल करेंगे तो ही आप क्या कर पाओगे, मैक्रो फाइल को रन कर पाओगे, अदरवाइज आप उसे रन नहीं कर पाओगे। ओके, अब ये वार्निंग क्यों देता है? वार्निंग इसलिए देता है क्योंकि इसमें हमने मैनुअल कोडिंग की है, तो सिक्योरिटी इशू इसलिए शो करता है कि हो सकता है कभी किसी ने कुछ इस तरीके का कोड लिखा है जिससे आपकी एक्सेल फाइल करप्ट हो जाए या फिर आपका एक्सेल फाइल का डेटा डिलीट हो जाए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जिससे भी मैक्रो फाइल ले रहे हो एक्सेल की, वो आपका एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जिससे आप ये फाइल ले रहे हो। अदरवाइज आपने किसी अननोन पर्सन से लिया और आप उस वीबीए फाइल को रन करते हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम डैमेज वगैरह हो सकता है। तो वही चीज़ ये यहाँ पे बता रहा है कि आप इसे एनेबल कर रहे हो तो पोटेंशियल डैमेज हो सकता है कोई कोड रन करने से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एनेबल कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसे एनेबल करूंगा तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। अब ओके, एनेबल कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अल्ट F11 प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा कोड यहाँ पे एज इट इज पड़ा हुआ है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे ए की जगह बी करूँ फटाफट। ओके, बी किया, F5 करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, वो बी में भी कोड रन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा VBA इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने देखा VBA क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसमें हम मैक्रो कैसे एनेबल करेंगे, कैसे VBA एडिटर को एनेबल करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को एनेबल करेंगे, और साथ ही हमने क्या किया, एक छोटा सा रेंज सिलेक्शन का एक कोड लिखा और साथ ही उसमें हमने वैल्यू भी असाइन की। और इसके अलावा हमने देखा कि ट्रस्ट सेंटर सेटिंग क्या है और उसे एक्टिवेट कैसे करना है। तो मैं बोलूँगा आपसे VBA के चैप्टर 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।